हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन एकेडमी। अपने एग्जाम रेडी सीरीज में एनसीईआरटी प्लस लेक्चर्स के ज्योग्राफी पार्ट में हम आज कर रहे हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कुछ डेफिनेशन। मॉनसून है क्या? व्हाट इज मॉनसून? तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। रिवर्सल जरूरी है, रिवर्सल नहीं होता तो मॉनसून नहीं होता, इसे मॉनसून नहीं कहते। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स कॉज्ड बाय डिफरेंशियल हीटिंग and consequent pressure difference between sea and land, bringing significant rain to India and Southeast Asia। अब ये है क्या? दोनों इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों रीजन्स में पाया जाता है। अब पहली चीज तो है इसमें क्या कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स कॉज्ड बाय डिफरेंशियल हीटिंग। लैंड और सी की डिफरेंशियल हीटिंग होती है। सी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वो धीरे धीरे गर्म होता है, और लैंड जल्दी गर्म या ठंडा होता है। तो डिफरेंशियल हीटिंग उस वजह से होती है। समर्स में या इवन विंटर्स में ज़्यादा तेज़ी से समर्स में ज़्यादा तेज़ी से गर्मी होती है लैंड में, और सी में उतनी तेज़ी से गर्मी नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लैंड में लो प्रेशर हो जाता है। उसकी वजह से देखो कॉन्सिक्वेंट प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है बिटवीन सी एंड लैंड। कॉन्सिक्वेंट प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है उसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है बिटवीन सी एंड लैंड। तो सी में अभी प्रेशर ज़्यादा है, एयर प्रेशर, और लैंड में काफ़ी कम है। समर्स की बात कर रहे हैं। और जब ठंडी हो जाएगी यानी विंटर्स आ जाएंगे तो लैंड में हाई प्रेशर होगा और सी में लो प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड ब्लो करते हैं, तो उस वजह से सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है। आगे डिटेल में हम इसे देखेंगे विथ प्रॉपर डायग्राम्स एंड पिक्चर्स। एक और चीज़ है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एलिवेशन में ऊपर जाते हैं, यानी कि हाइट हमारी अर्थ सरफेस अगर ये है, और ये हमारा सन दिख रहा है ऊपर में, ये ऊपर की तरफ हम एटमॉस्फेयर है। ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे राइज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर सपोज 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर्स है, और उसी तरीके से हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो हमारे टेम्परेचर में फॉल होगा। इसी को हम इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बोलते हैं। शॉर्ट में ईएलआर। आगे कहीं यूज़ किया हो तो कंफ्यूज मत होना। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। एवरेज टेम्परेचर फॉल विथ हाइट। हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर उतना तो टेम्परेचर थोड़ा सा डिप होगा। और इसकी एवरेज है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है? एडियाबैटिक लैप्स रेट वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हीट एक्सचेंज के बिना होता है। यानी उसे कोई गर्म या ठंडा कर नहीं रहा है, बट सिंपली टेम्परेचर का जो ड्रॉप है वो एक्सपेंशन ऑफ एयर की वजह से या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं क्लाइमेटोलॉजी में। फिजिक्स जिसे थोड़ा बहुत पता होगा तो उसको ये मालूम होगा कि जैसे अगर किसी कोई चीज़ ज़्यादा कंप्रेस्ड होती है, यानी ज़्यादा प्रेशर में है, तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, और उसकी वजह से जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, अभी हम गैसेस की बात कर रहे हैं, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा रिगरस वाइब्रेशन में होंगे और एक दूसरे के ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। तो ऐसे में उनकी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगी। और जैसे ही वो लो प्रेशर में हो, या उनमें जो अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड है, तो उनमें काफ़ी फैलाव होगा और वो ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएंगे। ऐसे में उनका टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। तो टेम्परेचर ड्रॉप जो है वो क्या है? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एयर वॉल्यूम अंडर लो प्रेशर। जैसे जैसे अगर हम जो हमारे ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है उसका खुद का भी एक वेट है, और वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे ऊपर। तो जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, ये सरफेस रहा, और हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर इतनी ऊंचाई तक है। सपोज दिस इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड सो ऑन। अभी रफ समझने के लिए बस है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर का लेयर हमें जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है या जो हमारे ऊपर जो वेट डाल रहा है उसकी थिकनेस कम है, तो वो प्रेशर क्या होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। जब प्रेशर कम होता है तो जो एयर की वॉल्यूम है, एयर पैकेट्स जो है, वो उनको फैलने का मौका मिल जाता है। तो जो यहाँ पे छोटे से स्पेस में क्लोजली पैक्ड होंगे वो ऊपर जाके ज़्यादा फैल जाएंगे। तो इनको फैलने का मौका मिला तो इनके अंदर में वाइब्रेशन कम हो गई, और इनका टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो गया। तो इसमें किसी ने अलग से टेम्परेचर दिया या निकाला नहीं है, बट वो खुद ही उनके मॉलिक्यूल्स की जो अंदर की अरेंजमेंट हो वैसी हो गई जिसकी वजह से
उनका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो ऐसे में हम इसे एडियाबैटिक लैप्स रेट बोलते हैं। एडियाबैटिक इसलिए क्योंकि बाहर से कोई हीट एक्सचेंज अदरवाइज नहीं हुआ है, बस ये अपने मॉलिक्यूल्स के रीअरेंजमेंट की वजह से टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है, या अगर नीचे आ जाएंगे, यही एयर पैकेट्स अगर नीचे आ जाएंगे तो वो टेम्परेचर उनकी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो खुद के ही मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की वजह से हो रहा है। रीअरेंजमेंट एज इन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, बट मॉलिक्यूल्स की पैकिंग, क्लोज पैकिंग और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से चेंज हो रही है। आगे देखते हैं ड्राई एडियाबैटिक क्लैप्स रेट क्या होता है और वेट एडियाबैटिक क्लैप्स रेट क्या होता है। ड्राई और वेट में बस ये डिफरेंस है कि ड्राई जो है वो अनसैचुरेटेड एयर है, यानी कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स कम है, और उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो लेस देन 100% है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, यानी कि वो पूरी तरह से जितना उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, वो पूरी तरह से उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। और ड्राई का मतलब उसमें 100% वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम उसे अनसैचुरेटेड एयर बोल रहे हैं। और ऐसे ड्राई एयर की जो लैप्स रेट होगी वो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर होगी। ऑन एन एवरेज हम यही मानते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पूरी तरह से अगर कोई ड्राई एयर है तो उसकी 9.8 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर होगी। और इसमें इस वजह से ड्राई है, इसकी टेम्परेचर का लैप्स रेट ज़्यादा है क्योंकि कंडेंसेशन कुछ नहीं हो रहा है और लेटेंट हीट रिलीज नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम विट विट एयर पैकेट की बात करें, उसमें वाटर वेपर्स हैं, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम होगा, तो कुछ जो वाटर वेपर है गैसियस फॉर्म में, वो ऊपर जाके लिक्विड फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगे। जब वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगे तो कंडेंसेशन के बाद, यानी कंडेंसेशन ही होता है जब वाटर वेपर लिक्विड बनते हैं, ठीक है, तो उस फॉर्म को, उस फेनोमेना को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अब जब ऐसा होता है तो उसके अंदर की जो लेटेंट हीट होती है वो रिलीज होती है। लेटेंट हीट यानी कि जो फेज का चेंज होता है उसमें जो हीट रिलीज होती है, यानी कि गैस टू लिक्विड या गैस टू लिक्विड अगर कुछ कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें वो लेटेंट हीट रिलीज करेगा। अगर लिक्विड को हमें गैस बनाना है तो हमें लेटेंट हीट उतना उसे डालना पड़ेगा। तो वही चीज़ अगर गैसियस वाटर वेपर है और वो लिक्विड बन रही है तो उसमें हीट रिलीज होगा, और वो हीट रिलीज होगा लेटेंट हीट के फॉर्म में, और उसी लेटेंट हीट के रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर जो है इसमें ज़्यादा तेजी से गिरता है। लेटेंट हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा होगा तो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट वाले केस में वो ज़्यादा तेजी से डिप नहीं करेगा, बट जब ड्राई है तो उसमें लेटेंट हीट रिलीज होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स है नहीं, तो इसीलिए वो टेम्परेचर डिप ज़्यादा होगा। अदरवाइज अगर उसमें कुछ वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर कंडेंस करके लेटेंट हीट रिलीज कर रहे हैं, तो वो 5 to 6 डिग्री सेल्सियस तक उसका होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट। जिसे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो ये पार्ट फिलहाल के लिए छोड़ भी सकता है। इंडिया के क्लाइमेट ऑफ इंडिया समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि टेक्निकलिटीज नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट अदरवाइज मानसून एंड ये सब फिनोमेना याद करने के लिए तो हो ही जाता है जीएस पर्सपेक्टिव से। सपोज इसकी ऑप्शनल दूसरे सोशियोलॉजी या पीएसआईआर है तो नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि जैसे जैसे टेम्परेचर एयर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो टेम्परेचर में फॉल होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ड्राई और वेट छोड़ सकते हो। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? जैसे नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि जैसे हम सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो हमारे टेम्परेचर का फॉल हो रहा है, बट कभी ऐसा इसके उल्टा हो जाए कि नीचे का सरफेस जो है वो ज़्यादा ठंडा है, या नीचे के एयर का लेयर जो है वो ज़्यादा ठंडा है, और ऊपर में जैसे जैसे हम ऊपर मूव कर रहे हैं तो ऊपर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा वार्म है। तो ये जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे हाइट की वजह से, हाइट बढ़ने से, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, जो कि उल्टा है, रेगुलर फेनोमेना से उल्टा है। जो इन्वायरमेंटल लैप्स का जो फेनोमेना है वो हमारे लिए नॉर्मल है कि टेम्परेचर जो है वो डिप होना चाहिए। टेम्परेचर इन्वर्जन हमें विंटर्स के टाइम में फॉग वाले केसेस में देखने को मिलता है। ओरोग्राफिक रेंज क्या होता है? माउंटेन्स के पास जब क्लाउड्स अगर आते हैं और फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट होती है उनकी, और ऊपर जाके कूलिंग एंड रेनफॉल हो जाता है। ये रहे माउंटेन्स, यहाँ से कोई क्लाउड इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, अब ये धीरे धीरे राइज कर जाएगा। जब राइज किया तो टेम्परेचर ऊपर यहाँ पे इनकी फॉल हो जाएगी,
टेम्परेचर कम होने की वजह से क्लाउड फॉर्म करेंगे, क्लाउड्स ऑलरेडी हैं, टेम्परेचर फॉल करने की वजह से उनमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, एज इन लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स का कंटेंट बढ़ जाएगा और सैचुरेट हो जाएंगे टेम्परेचर गिरने पे, और वो रेनफॉल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वाले रीजन में हो सकता है कि अच्छी खासी रेन्स हो क्लाउड्स के ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से। पहाड़ हैं उसी वजह से ये हो रहा है, अदरवाइज वो मॉइस्चर कंटेंट लेते हुए क्लाउड वहाँ से चले जाते वेपर फॉर्म में। यहाँ पे चूंकि उनका फ्लिपमेंट हुआ तो ऊपर जाके वही वाटर वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर रेन के फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। कन्वेक्शनल रेन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से सरफेस हीटिंग ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वर्टिकल अपलिफ्ट होता है और रेनफॉल हो जाते हैं। यहाँ पे पहाड़ हो नहीं हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे हीटिंग हो वैसे जगह में होता है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा कॉमन तो ये इक्वेटोरियल रीजन्स में है, और उसके बाद जो दूसरे भी रीजन्स में छोटे मोटे वाटर के लेक्स या वाटर बॉडीज पाए जाएंगे अगर, तो गर्म रीजन्स में वैसी जगह में भी कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाएगा। साइक्लोनिक रेनफॉल जो होता है वो साइक्लोन के फॉर्मेशन की वजह से होता है। अब साइक्लोन के फॉर्मेशन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझ लो कि एयर की कन्वर्जेंस होती है इन अ लो प्रेशर एरिया। एक सेंटर में एक लो प्रेशर एरिया होता है, वहाँ की एयर, वहाँ में लो प्रेशर एरिया में एयर की कन्वर्जेंस होती है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ऊपर जाके रेनफॉल होता है। रेन शेडो रीजन इसको इसे बोलते हैं जहाँ पे कि सपोज यहाँ पे बारिश हो गई इस पहाड़ में, और उसके बाद ये क्लाउड्स इस साइड मूव कर रहे हैं, तो इस साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे इनके पास ज़्यादा मॉइस्चर बच नहीं गया, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं बच गया, तो इसे यहाँ पे वो ज़्यादा बारिश नहीं करा पाएंगे, बहुत कम बारिश करेंगे या नहीं भी करेंगे। तो सपोज इस रीजन में 200 300 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ पे इस वाले रीजन में 50 60 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी। तो इस माउंटेन के दूसरे साइड में जहाँ पे बादल नहीं पहुँच रहे हैं इतना मॉइस्चर कंटेंट लेके, उसे हम रेन शैडो रीजन बोलते हैं। ड्राई लीवर्ड, लीवर्ड यानी कि ये जहाँ पे जिस साइड में क्लाउड्स ज़्यादा बारिश करा रहे हैं उसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, और जो उसके दूसरे वाले साइड है माउंटेन के जहाँ उतनी बारिश नहीं हो रही है उसे हम लीवर्ड साइड बोलते हैं। मानसून ट्रफ क्या है? सीजनल लो प्रेशर बेल्ट पैरेलल टू हिमालयस along which monsoon depressions move and rainfall concentrates। तो एक लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म करता है ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स या दूसरे इंडिया के बाकी पार्ट में भी, नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में मोस्टली, और वो पैरेलल टू हिमालयास होते हैं अलॉन्ग विच मानसून डिप्रेशन, यानी कि लो प्रेशर एरिया जो है मानसून की वजह से जहाँ फॉर्म होता है वहाँ पे बारिश होती है, और वो लो प्रेशर जो बेल्ट है उसी को हम मानसून ट्रफ बोलते हैं। जिधर जिधर वो मानसून ट्रफ जाएगा वहाँ बारिश अच्छी हो। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया है जहाँ पे कि ट्रेड विंड्स मिलते हैं। इनके बारे में हाँ ये रहा, देखो ये रहे ट्रेड विंड्स। पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट ये देखो ट्रॉपिकल रीजन्स में ट्रेड विंड्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, साउथ से इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और बीच का जो रीजन है 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, वहाँ पे क्या है वो कन्वर्जेंस वाला जोन है। ऊपर से जो हवा आ रही है और नीचे से जो हवा आ रही है वो जाके इस रीजन में मर्ज कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ का जो ट्रॉपिकल एरिया है और साउथ का जो ट्रॉपिकल एरिया है उनके बीच का वो रीजन है। तो थियोरेटिकली तो इक्वेटर के पास होना चाहिए, बट होता है ड्यू टू बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत डेविएट करता है अपने एक्चुअल पोजीशन से। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ड्यूरिंग समर्स नॉर्दर्न प्लेन्स में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक वो पोजीशन हो जाता है। बस अभी इतना समझो कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया है जहाँ पे ट्रेड विंड्स आकर कन्वर्ज करते हैं। मानसून ब्रेक क्या होता है? टेम्पररी रेनफॉल पॉज। बीच में कभी ऐसा हुआ कि लो प्रेशर एरिया तो उतने अच्छे से फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे बारिश होना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा अच्छे खासे समय तक, तो उसे हम ब्रेक इन मानसून कहते हैं। या फिर ये ITCZ के शिफ्ट की वजह से भी हो सकता है, साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में होना चाहिए कभी कभी वो साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से रेनफॉल जहाँ होने चाहिए वहाँ पे उतने नहीं हो पाते हैं, उसे हम ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। मानसून ब्रेक का मतलब ये कि कंटिन्यूस जो 2 3 महीने का मानसून होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, और बीच बीच में कुछ कुछ दिनों में बारिश होती रहती है, उसमें एक लंबा पॉज आ जाए तो वो ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। बर्स्ट ऑफ मानसून इसको बोलते हैं जहाँ पे सडन ऑनसेट होता है और शार्प रेनफॉल
बढ़ती है। सपोज जून वाले महीने में काफ़ी गर्मी होती है एंड जुलाई में बारिश शुरू होती है अचानक से। तो जो मानसून की बारिश होती है तो कोई धीमे हल्के को बारिश होती नहीं है, अच्छी खासी तेज मूसलाधार बारिश होती है। तो उसी को बर्स्ट ऑफ मानसून बोला गया है। अक्टूबर हीट क्या है? अक्टूबर हीट वो टाइम है जब सितंबर ऑनवर्ड्स मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन इंडिया, सितंबर के बाद मानसून रिट्रीट कर जाता है, यानी मानसून का टाइम ओवर हो जाता है। उसके बाद फिर से सनी डेज आ जाएंगे। तो अब उसमें है क्या कि लैंड में तो मॉइस्चर है, बट अब बादल नहीं है तो टेम्परेचर और इंसोलेशन ज़्यादा हो जाता है, या सोलर सन से जो आ रहे हैं रेज वो काफ़ी तेज आपको लग रहे हैं, तो वो टेम्परेचर उसकी वजह से थोड़ी हाई हो जाती है, और ह्यूमिडिटी होता है उसकी वजह से थोड़ा सा अनप्लेजेंट वेदर उस ब्रीफ टाइम में हो सकता है। उसी को हम अक्टूबर हीट बोलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? वो टेम्परेट रीजन्स में मेडिटेरेनियन सी से होते हुए वहाँ से ओरिजिन करके बादल कुछ ईस्ट की तरफ आते हैं, और उनकी वजह से क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स में पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी इस वाले रीजन में, या नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में थोड़ी बहुत बारिश अलग अलग स्टेट्स में होती है। इसी को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। अब जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम जो है वो नैरो फास्ट अपर एयर विंड यानी कि ट्रोपोपॉज वाले रीजन में 8 से 10 किलोमीटर ऊपर ये अर्थ सरफेस से ब्लो करते हैं, 8 to 10 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। अब हाँ, ये रहा ट्रोपोपॉज के पास ये फ्लो करते हैं, और इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितना ज़रूरत होगा हम उतना देखेंगे। अभी जो हम ये बात कर रहे थे ट्रेड विंड्स की, ये सरफेस में फ्लो करने वाले हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस के क्लोज ये फ्लो करते हैं। और ये जो रहे ईस्टर्ली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली या वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो ऊपर में फ्लो करते हैं। ये नीचे वाले जो हैं वो हो गए हमारे ट्रेड विंड्स, ये नीचे वाले जो हैं वो है ट्रेड विंड्स। ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज इसको हम पढ़ेंगे, नीचे के ये वाले इन वाले इनको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और ऊपर में जो है ट्रोपोपॉज के पास, यानी 8 से 10 किलोमीटर ऊपर इस वाले रीजन में, इन्हें हम ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, या जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। ट्रॉपिकल हो, सब ट्रॉपिकल हो, पोलर हो तो उनकी लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक दो चीज़ें हैं। एक तो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, समर समर के टाइम में, और समर के टाइम में इंडिया के ऊपर से फ्लो करते हैं और मानसून इंडिया में लाने में हेल्प करते हैं। अगर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स नहीं होते तो शायद मानसून इंडिया की तरफ डाइवर्ट नहीं होते, इंडिया की तरफ डाइवर्ट नहीं होते, या सिर्फ ईस्ट की साइड में थोड़ी बहुत बारिश होती, मेजरली वेस्टर्न साइड ड्राई रह जाता। तो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों से होकर मानसून हमारा डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ही मानसून्स को ईस्ट की तरफ, या सॉरी मेनलैंड इंडिया की तरफ वेस्टवर्ड वो डाइवर्ट करता है, और इनकी पोजीशनिंग अप्रॉक्सीमेट 5 to 20 डिग्री नॉर्थ तक होती है। जहाँ समर्स एक्सट्रीम समर्स होते हैं उस टाइम ये 20 डिग्री नॉर्थ तक आ जाती है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट क्या है? सब ट्रॉपिकल एरियाज में ऊपर में फ्लो कर रहे हैं, और इनकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में आते हैं। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से मानसून इंडिया में आ रहे थे, और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में आ रहे हैं। इसको डिटेल में तो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। मानसून से रिलेटेड है, कम्प्लीटली रिलेटेड है, बट हम इतना ही समझेंगे जो इंडिया की मानसून समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। ईस्टर्ली जेट्स वगैरह भी हमने देख लिया। देखो ये ट्रॉपिक्स का वही कन्वर्जेंस जोन है जहाँ पे कि एयर का राइज और अपलिफ्टमेंट हो रही है, और ऊपर में डाइवर्जेंस होता है। ये रहा नीचे में दोनों तरफ से जो एयर आ रहे हैं उसको हम कन्वर्जेंस बोलेंगे। ऊपर में जहाँ पे एयर अलग अलग जा रही है उसे हम डाइवर्जेंस बोलेंगे। और ऊपर में ही ये जेट स्ट्रीम्स फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होगा, वो दिखाया नहीं है यहाँ पे, इस जगह पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट होगा। ये सब ट्रॉपिकल जेट है, पोलर जेट है, ठीक है। जहाँ जितनी ज़रूरत होगी हम इसको देखते जाएंगे। सेम चीज़ है, दूसरे तरीके से समझाया है। अभी इक्वेटर वाला रीजन है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट ड्यूरिंग मानसून्स ये देखो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है,
सॉरी ईस्ट से फ्लो कर रहा है वेस्ट की तरफ, उसीलिए उसे ईस्टर्ली जेट बोलते हैं। ईस्टर्ली यानी ईस्ट से फ्लो करने वाला, और वेस्टर्ली यानी वेस्ट से फ्लो करने वाला। तो सब ट्रॉपिक्स में देखो ये वेस्ट से इधर जा रहा है, और ईस्टर्ली जो है वो ईस्ट से इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो मानसून विंड्स को वो अपने साइड अपने साथ ईस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ले आते हैं, उसकी वजह से बारिश होती है। और सब ट्रॉपिकल, अब ये है एक्सट्रीम समर के टाइम की पोजीशनिंग है, तो समर में ये मानसून क्लाउड्स इसके पास होंगे तो उन्हें वो खींच के इंडिया की तरफ ला रही है। अदरवाइज जो विंटर्स का टाइम होता है तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स की पोजीशनिंग नीचे आ जाती है, और वो अपने साथ इनको वेस्ट से जो मेडिटेरेनियन वाले रीजन से यानी इस वाले रीजन से इनको अपने साथ इस तरफ फ्लो करा के लाती है, और वो उससे उसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होते हैं। सदर्न इंडिया में वेस्टर्लीज की वजह से बारिश नहीं होते हैं। सदर्न इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश होते हैं। थोड़ा बहुत टेक्निकल पार्ट तो समझ आना चाहिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया समझने के लिए। आगे एल नीनो और ला नीना ये पैसिफिक ओशन में होने वाले फेनोमेना है। जब पैसिफिक ओशन की वार्मिंग हो जाती है पेरू वाले रीजन में, तो उसकी वजह से वीकर इंडियन मानसून होता है। लानीना जो है वो पैसिफिक ओशन में यानी पेरू पेरू वाले रीजन में कूलिंग अगर हो जाती है तो उसकी वजह से इंडिया में स्ट्रांग मानसून होता है। तो मानसून के लिए एल नीनो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है ये भी हम बाद में देखेंगे, फिलहाल बस थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोडक्शन सा है। इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन की सी सरफेस टेम्परेचर जो है उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, वही इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं। डिटेल में अब कहाँ पे क्या मेडागास्कर मस्करीन आई वगैरह क्या है तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। पॉजिटिव आईओडी जब वो इंडिया के मानसून को फेवर करने वाला है तब उसे पॉजिटिव आईओडी बोलते हैं, यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल। कॉन्टिनेंटैलिटी, ये बेसिक चीज़ें हैं। कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब जिनकी डिस्टेंस सी से ज़्यादा है उनकी कॉन्टिनेंटैलिटी ज़्यादा होगी। जिनकी डिस्टेंस सी से ज़्यादा है, ठीक है, उनको हम ज़्यादा कॉन्टिनेंटल नेचर का बोलेंगे, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वहाँ पे होंगे। गर्मी में वहाँ काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होंगे, और विंटर्स में काफ़ी ठंड ठंड भी होगी, जो कि नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट्स हैं उनकी डिस्टेंस जो है सी से काफ़ी ज़्यादा है। बट साउथ वाले रीजन में जो है वो ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि साउथ में गर्मी नहीं होती, अच्छी खासी गर्मी होती है, बट वहाँ पे ठंड उतनी नहीं होती। तो सपोज 35 to 40 डिग्रीज अगर टेम्परेचर है समर्स में, 40 डिग्री तक अगर टेम्परेचर है, तो विंटर्स में भी 30-32 ऐसे होता है। तो उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। उसी को हम बोलते हैं मरीटाइम इन्फ्लुएंस, यानी कि सी की प्रॉक्सिमिटी की वजह से जो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो मॉडरेट क्लाइमेट वाला उसमें जो एक्सपीरियंस रहता है। टेम्परेचर रेंज, वो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, कभी यूज़ हो जाए तो उसे कंफ्यूज मत होना। इक्वेबल क्लाइमेट मतलब एक जैसा, ज़्यादा टेम्परेचर रेंज नहीं है। टेम्परेचर रेंज यानी क्या है, हाईएस्ट टू लोएस्ट जिसकी ज़्यादा डिफरेंस है उसे हम उतना ज़्यादा टेम्परेचर रेंज वाला बोलते हैं। तो इक्वेबल क्लाइमेट यानी कि साउथ में अगर जाएंगे तो उनकी एनुअल टेम्परेचर रेंज उतनी ज़्यादा नहीं होती, बट एट रीजन्स लाइक जैसलमेर देखना कि गर्मियों में 50 डिग्री तक हो जाता है, और विंटर्स में 0 to -5 डिग्री तक भी हो जाता है टेम्परेचर। तो 50 to 55 डिग्री तक वहाँ पे टेम्परेचर रेंज होता है। इवन साइबेरियन रेंजेस में अगर देखो तो वहाँ पे सर्दियों में तो -20-30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, बट समर्स में भी वो 30-35 ऐसे टेम्परेचर चला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा 50-60-70 डिग्री तक वहाँ पे ये हो सकता है टेम्परेचर का जो रेंज है, मैक्सिमम टू मिनिमम पूरे साल भर का। और अब इसमें देखो एक होता है एनुअल टेम्परेचर रेंज और एक होता है डायरनल टेम्परेचर रेंज। एनुअल यानी कि जो समर और विंटर यानी कि जो पीक समर्स है और पीक विंटर्स है उनमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसे हम एनुअल टेम्परेचर रेंज बोलेंगे। और डायरनल टेम्परेचर रेंज यानी डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी रात में किसी टाइम में जब 4 बजे 5 बजे टेम्परेचर काफ़ी कम होती है वो उसमें उस टाइम की, और दिन में जो 2-3 बजे के अराउंड टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा उसे डायरनल टेम्परेचर रेंज बोलेंगे। ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर वेपर की जो कंटेंट है, इसका यूनिट है ग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने ग्राम हमारे वाटर वेपर कंटेंट हैं उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट जो है और प्लस मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है।
मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि अगर वाटर वेपर कंटेंट अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो वहाँ बारिश हो जाएगी, और वो वैसे वाटर वेपर उसमें और रहेंगे नहीं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो और एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट है, उनका एक रिलेशन होता है, तो परसेंटेज में इसे हम डिनोट करते हैं। सपोज अगर कहीं 50 ग्राम पर मीटर क्यूब मॉइस्चर है और उसकी कैपेसिटी है कुछ 100 ग्राम्स पर मीटर क्यूब, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 50% है। ड्यू पॉइंट ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो जाती है, यानी कि वाटर वेपर जो है वो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू कर गए हैं। ड्यू पॉइंट के बाद ही बारिश स्टार्ट होगी। फॉग क्या है? ग्राउंड लेवल क्लाउड। फॉग एक्चुअली क्लाउड जैसा ही फेनोमेनन है, क्लाउड का ही फेनोमेनन है जो कि ग्राउंड के पास हो जाता है। अगर ऊपर में होगा तो उसे हम क्लाउड बोलेंगे, नीचे में सरफेस ग्राउंड सरफेस के पास हो जाएगा तो उसे फॉग बोलेंगे। ये टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है। टेम्परेचर जब ग्राउंड का बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं आसपास में, वाटर ड्रॉपलेट्स में जो वाटर वेपर के कंटेंट है, मॉइस्चर जो है वहाँ पे वो क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं, उसी को हम फॉग बोलते हैं। हीट वेव क्या है? हीट वेव देखो, प्रोलॉन्ग्ड एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर्स लास्टिंग सेवरल डेज, यानी कि किसी जगह की टेम्परेचर अगर नॉर्मली 35 डिग्री होनी चाहिए थी, बट अब वो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ के 40 डिग्री तक चला गया, ठीक है, 40 या फिर 39 40 कुछ भी। और ये ऐसा एक दिन दो दिन के लिए नहीं है, लगातार कई दिनों तक है, हफ्ते भर के लिए हो सकता है, 5 दिन, मिनिमम 5 डेज तक हो। तो ऐसे कंडीशन को हम हीट वेव बोलते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ की है और वो लगातार कई दिनों तक है, तो ऐसे कंडीशंस को हम हीट वेव बोलेंगे। और सिमिलर जो ठंडे वाले कंडीशंस हैं उनको हम कोल्ड वेव बोलेंगे, यानी कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है, नॉर्मल जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे काफ़ी कम टेम्परेचर हो गया है और वो लगातार कई दिनों तक है, ऐसे को हम कोल्ड वेव कंडीशंस बोलते हैं। अब कोरियोलिस फोर्स देखो क्या है। कोरियोलिस फोर्स जो है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि एयर हो सकती है, एयर करेंट्स हो सकते हैं, या फिर किसी और पार्टिकल्स की भी हो सकती है, जैसे कि एयरप्लेन्स भी इसको फैक्टर करके वो अपना रूट्स रखते हैं, मतलब वो कोरियोलिस फोर्स जो है वो एयरप्लेन्स पे भी एक्ट करती है। तो अभी फिलहाल हम एयर करेंट्स की बात करेंगे। अब जो डिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो सच एज एयर करेंट टू द राइट इन द नॉर्दर्न स्फेयर, राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर, यानी अर्थ की रोटेशन की वजह से ये विंड्स को, हवा को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और ये देखो, जो इक्वेटर की तरफ से ऊपर की तरफ जा रही है विंड, उसको इसने टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट कर दिया। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट जो है वो उसका, ये जो इसके लिए राइट है, ठीक है, ये इसके लिए राइट है, तो वो राइट की तरफ उसने डिफ्लेक्ट कर दिया। अब जो ऊपर से आ रही है नीचे, यानी कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन से या पोलर रीजन से, एग्जाम्पल के लिए बस इसने बताया है, तो ऊपर से हायर लैटिट्यूड से जो इक्वेटर की तरफ आ रही है, सब ट्रॉपिक्स टू इक्वेटर मान लेते हैं, तो वो अपने राइट की तरफ, उसका राइट क्या होगा, वो जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसके लिए राइट ये होगा, ठीक है, तो वो उधर डिफ्लेक्ट कर रही है, ये इस तरह डिफ्लेक्ट कर गई। और साउथ में क्या है, वो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो देखो, जब इसे हायर लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ जाना है, हायर लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो वो अपने लेफ्ट यानी कि इधर चलेगी, इधर चलेगी, वो लेफ्ट है। और इक्वेटर की तरफ से जो वो हायर लैटिट्यूड की तरफ आ रही है तो अपने लेफ्ट इधर चलेगी। तो इसको पॉज करके थोड़ा देखना, कंफ्यूजन ना हो, राइट लेफ्ट क्या है, किस तरफ से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक साथ देखने में कंफ्यूजन होता है, बट थोड़ा समझ के देखोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। कोरियोलिस फोर्स क्या है, विंड जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से डिफ्लेक्ट कर रही है। अब वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी विंड्स, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। अब इरेस्पेक्टिव कि वो इक्वेटर से ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिक्स की ओर जा रही है या सब ट्रॉपिक्स से इक्वेटर की तरफ आ रही है, वो अपने राइट या अपने लेफ्ट ही जाएगी, नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से, राइट इन द नॉर्थ एंड लेफ्ट इन द साउथ। उस चीज़ को आराम से देखो तो समझ में आ जाएगा कि विंड्स जो है वो ऐसा क्यों मूव करते हैं, जैसा ट्रेड विंड्स में हमने देखा था। एक बार
यहाँ पे देखते हैं। अब ये रहा सब ट्रॉपिकल रीजन से या ऊपर के लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ वो मूव कर रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंड्स जो है वो अब इनको आना है ऐसे नीचे। थ्योरेटिकली तो वो वर्टिकली नीचे आते हैं ऐसे, बट क्या है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से वो विंड डिफ्लेक्ट करेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, वो टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट कर गए। जिनको ऐसे सीधा आना था वो सीधा नहीं आके टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट कर गए। और जो सदर्न हेमिस्फेयर में वैसे विंड्स हैं जो सब ट्रॉपिक से इक्वेटर की तरफ आते, वो टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है। अब चूंकि वेस्टर्लीज का और पोलर्स का मैं अभी डिस्कशन नहीं किया है तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। बट अदरवाइज उनमें भी वही चीज़ें ऐड कर रही हैं कि वो अपने राइट या अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। अब दो चीज़ें हैं, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। कोरियोलिस फोर्स तक हमने अभी डिस्कस किया। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन इसको हम थोड़ा आराम से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लेक्चर में इतना ही है। कोरियोलिस फोर्स में एक बार पॉज करके इनके विंड के डायरेक्शन समझना और ट्रेड विंड्स के डायरेक्शन को समझना कि कैसे उनमें कोरियोलिस फोर्स के डायरेक्शन से वो विंड्स वैसे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना। थैंक यू।